अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बॉटनी के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उसकी प्रिपरेशन, उसका पैटर्न, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं, कितने मार्क्स की होती हैं, वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट ईयर बॉटनी के लिहाज से बात कर लेंगे। सिंध बोर्ड कराची बोर्ड के तहत जो प्रैक्टिकल्स हो रहे थे, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के अंडर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो रहे थे उसकी हम बात कर रहे हैं। सही है, तो हमारे पास जो जोलॉजी का प्रैक्टिकल था आपका वो था 8 मार्क्स का, मैं बता चुकी हूँ उसके बारे में। और इसी तरह से जो आपका बॉटनी का प्रैक्टिकल होता है वो बराबर हो जाता है 7 मार्क्स, वो होता है बेसिकली 7 मार्क्स का टोटल मिला के। इस तरह से 15 मार्क्स का आपका बायो का प्रैक्टिकल हो रहा होता है, 8 मार्क्स का जोलॉजी का, 7 मार्क्स का बॉटनी का फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, तो वो जो 7 मार्क्स थे वो बराबर थे 70 पॉइंट्स के। इसके अंदर भी सेम वही चीज़ें हैं कि वही 5 सवाल होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन 1 होता है, क्वेश्चन 2 होता है, क्वेश्चन 3 स्पॉटिंग होती है, और क्वेश्चन 4 में वही वाइवा, और फिर क्वेश्चन 5 के अंदर जो आपने जर्नल बनाया था वो आपको सर्टिफाइड जर्नल जो होता है सबमिट करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 के अंदर आपके पास जो होती है 2 चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। फैमिलीज़ वाला टॉपिक आपके रिड्यूस सिलेबस से तो हट गया था थ्योरी के लिए, बट प्रैक्टिकल के अंदर फैमिलीज़ हैं, करनी है, तो फैमिली से पूरी तरह आपकी जान नहीं छूटी है, आपको ये करनी ही पड़ेगी प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर 2 चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं, एक तो या तो फैमिली से रिलेटेड सवाल आ सकता है, या दूसरा आपका जो फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो आ सकते हैं। उसमें से ये 2 ही जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड होते हैं, ये 2 ही करवाए जाते हैं। हो सकता है कहीं और कुछ और भी करवाया हो, लेकिन वैसे जहाँ तक मुझे पता है ये 2 ही होते हैं, ये 2 ही आते हैं। बाकी ये कि जो सारी फैमिलीज़ हैं इसमें से भी जो है वो हर कॉलेज में अलग अलग जो भी करवा रहे होते हैं वो आप देख लीजिएगा, आपको जो भी करवाई हैं फैमिलीज़, सारी फैमिलीज़ भी नहीं करवाई होती, जितनी करवाई हैं आपने मतलब उतनी ही करनी है। तो क्वेश्चन 1 के अंदर आपका फैमिली से रिलेटेड सवाल आता है। फिर क्वेश्चन 2 के अंदर आपको एक स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है, टेम्प्रेरी स्लाइड, जो कि इसमें से किसी एक की होती है। आपको स्पेसिमेन दिया जाता है, आपने उसकी स्लाइड बनानी होती है और दूसरी चीज़ें करनी होती है। उस पर भी हम बात करते हैं कि किसके अंदर क्या करना था बेसिकली। अभी हम पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वही स्पॉटिंग होती है। जोलॉजी के अंदर 3 स्पॉट्स थे, बॉटनी के अंदर 2 स्पॉट्स होते हैं। किस तरह से होते हैं कि 2 स्पॉट्स, जो 2 स्पॉट होंगे उसमें से एक स्पॉट या तो अलगाए फंजाई में से कुछ होगा या ब्रियोफाइट्स में से कुछ होगा। हमारे पास सिलेबस में जो इंक्लूडेड है नॉस्टॉक है, वोल्वॉक्स है, यीस्ट है, पेनिसिलम है, और कोई इंक्लूडेड नहीं होता। और ब्रियोफाइट्स के अंदर मार्केंशिया, मेल फीमेल थैलस हो जाता है, और मॉस प्लांट जो है वो इंक्लूडेड है। हो सकता है ये वाला भी कहीं करवाया हो तो वो अलग चीज़ है, बाकी ये तो इंक्लूडेड होते ही हैं हमारे सिलेबस के अंदर। तो स्पॉट 1 में इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, और स्पॉट 2 के अंदर या तो इन दोनों में से कोई एक जो होगा वो स्पॉट प्रेजेंट होगा। इसमें से हमारे सिलेबस में जो है वो फंड वाले आई थिंक इंक्लूडेड हो सकता है, ये वाले भी किसी को करवाए हुए, बाकी ये कि ये तो इंक्लूडेड हैं। फंड का स्पोरोफाइट, फंड का प्रोथैलस, हो सकता है कि इसका मतलब प्लांट ना हो या अवेलेबल इसका नहीं होता स्पेसिमेन, तो उसकी स्लाइड होती है बनी हुई। ठीक है, तो हो सकता है परमानेंट स्लाइड के तौर पे भी फंड प्रोथैलस आपको दिखा दिया जाए। बाकी स्पोरोफाइट हो सकता है सकता है इसकी भी स्लाइड हो। खैर जैसे जो भी चीज़ है आपने अपने जर्नल से ये चीज़ चेक कर लेनी है कि आपके में क्या है। और जिम्नोस्पर्म में आपके पास यही होता है कि या तो इसके आपके पास वो होते हैं प्लांट प्रेजेंट होते हैं, या फिर उसमें से किसी उन प्लांट्स के सेक्शन की आपको स्लाइड दिखाई जाती है, तो दोनों एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसमें से इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ प्रेजेंट होगी स्पॉट 2 के अंदर। और स्पॉट 4 के और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपका वाइवा हो जाता है। उसमें आपसे सिंपल से सवाल पूछे जा रहे होते हैं, आपके जर्नल के प्रिंटेड जर्नल के पीछे वाइवा के क्वेश्चंस गिवन होते हैं। मैं हर वीडियो में बता रही होती हूँ कि जो भी अगर किसी को वाइवा की पिक्चर्स चाहिए तो मैं उसकी PDF बना के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो उसका भी मैं यही करूँगी। और आपका जो जर्नल है फिर वो क्वेश्चन 5 में सबमिट कराना होगा आपको। अब हम पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 के अंदर आपके पास क्या था, या तो आपकी फैमिलीज आती हैं आपके पास, या फिर आपके पास कोई फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होता है। अक्सर ये भी होता है कि मेरे ख्याल से यही पैटर्न है कि जो अगर एक स्टूडेंट के पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फैमिली आई है तो उसके जो बराबर वाला स्टूडेंट होगा ऑल्टरनेटली इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, एक को फैमिली देते हैं, दूसरे को बराबर वाले को जो है वो फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट दे देते हैं। तो अगर आपकी किस्मत बहुत ख़राब हुई और फैमिलीज आपको नहीं आती तो हो सकता है आपकी फैमिलीज वाला सवाल ही आ जाए, और अगर किस्मत अच्छी हुई फैमिलीज नहीं करके गए हैं तो हो सकता है आपका फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 15 पॉइंट्स का होता है, वाली बात मैं बता चुकी हूँ कि वही 7 मार्क्स उसको बराबर कर देते हैं 70 पॉइंट्स के। फिर इनको इन्हीं 5 सवालों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो फैमिलीज होती है 15 पॉइंट्स की हो जाती हैं, जिसमें से इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। इसमें आपको क्या करना होता है, अगर तो फैमिलीज वाला सवाल आ रहा है तो इसमें आपको क्या करना होगा कि इसमें आपको आइडेंटिफाई, वो आपको ला के रख देंगे, कोई भी फैमिली की कोई भी एक एग्जाम्पल होगी, उसको आपने पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस फैमिली से है। एक तो जो चीज़ एग्जाम्पल आपके सामने ला के रखी है उसका नाम और उसकी किस फैमिली से बिलोंग करता है, आपको ये लिखना होता है आइडेंटिफिकेशन के अंदर। ये 2 चीज़ें लिखनी होती है, मैं आपको जर्नल में दिखा देती हूँ, लिखा हुआ है। ठीक है, पहले ये चीज़ सुनना है। उसके बाद क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करा
क्या आइडेंटिफाई किया, उसका नाम और उसकी फैमिली के वो जो चीज़ आपके सामने रखी है वो है क्या। उसके बाद आपने उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स बताने होते हैं और फिर आपको उसकी फ्लोरल डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल डायग्राम बनानी होती है और फ्लोरल फार्मूला आपको लिखना होता है। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 में फैमिली आता है, इस तरह से इसके पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास फैमिली में जो है वो ये वाला आ जाता है तो ये हो जाती है आइडेंटिफिकेशन में ये दो चीज़ें आपने लिखनी है, यानी एग्जांपल लिखनी है क्या है कि दतूरा अल्बा है फॉर एग्जांपल, और किस फैमिली से बिलोंग करता है, सोलिनेसी से। तो ये दोनों चीज़ें आ गई आइडेंटिफिकेशन के अंदर। ये आ जाते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसका फ्लोरल फार्मूला होता है और ये हो जाती है आपकी फ्लोरल डायग्राम। ये इसमें से कोई भी डायग्राम नहीं बनानी होती, सिर्फ फ्लोरल डायग्राम जो है वो करनी होती है। तो यानी कि फैमिलीज़ के अंदर आपको 4 चीज़ें करनी है, आइडेंटिफिकेशन है, ये रही ये 2 चीज़ें, फ्लोरल कैरेक्टर्स हो गए, फ्लोरल फार्मूला हो गया और आपकी फ्लोरल डायग्राम आ जाती है। ठीक है, अगर कोई सोच रहा है कि आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड किस तरह से करना है, क्या करना है, तो मेरे ख्याल से बता देते हैं। अगर फैमिली सारी होती है तो बता देते हैं कि ये स्पेसिमेन है, आपको हाँ ये याद होना चाहिए फिर कि फॉर एग्जांपल दतूरा अल्बा है तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो इतना नहीं बताएंगे, एटलीस्ट आपको फैमिली और उसके एग्जाम्पल के नाम तो याद होने चाहिए। बाकी ये कि अगर आप खुद से भी सर्च करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, अगर आप इसकी गूगल वगैरह पे इमेजेस सर्च करेंगे तो उतना मुश्किल नहीं है। इसके फ्लावर्स ही रखे होते हैं, आपको फ्लावर देख के आइडेंटिफाई करना होता है कौन सी फैमिली। जैसे रोसेसी का तो सबसे आसान है, रोज़ रखा हुआ होता है। इस तरह से जो भी आपको करवाई है उसके अक्सर फ्लावर या इस तरह से कोई स्टेम, या अक्सर कोशिश यही होती है कि फ़्लावर ही रखते हैं और फ्लावर ही दिखाते हैं जब प्रैक्टिकल करवाते भी हैं कॉलेजेस के अंदर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी बुक के अंदर जहाँ पे फैमिली से स्टार्ट होती हैं, सॉरी जर्नल के अंदर, वहाँ पे जो है उस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है। बहुत सारी टर्म्स आपको जो होती हैं वो बताई हुई होती हैं, जिस तरह से ये हो गया वेलवेट, ट्विस्टेड, अमेरिकेट, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी डिफरेंट से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी टर्म आपको लिखी हुई एक डिस्क्रिप्शन बहुत सारा मिल जाएगा। मैं ये कहूँगी कि एक रीड उसको दे दें, अक्सर हो सकता है कि वाइवा के क्वेश्चन उससे निकल जाए। बाकी अब जब आप फ्लोरल फैमिलीज़ के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें जो है वो पढ़ने को मिलेंगी, तो अक्सर उसी से रिलेटेड जो है वो सवाल पूछ रहे होते हैं कि अगर ये चीज़ है, फॉर एग्जांपल इम्ब्रिकेट इसकी एस्टिवेशन है तो उसका मतलब क्या होता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत जो इसमें टर्म्स आ रही हैं उसके मतलब पता होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 1 के अंदर अगर फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आ रहा है तो उसके अंदर आपको थ्योरी लिखनी होती है, थ्योरी याद करके लिखनी होती है, ऑब्जर्वेशन करना होता है, कैलकुलेशन अगर है तो वो, और इसके अलावा रिजल्ट या कंक्लूजन जो गिवन होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद करके इसके अंदर लिखनी होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाला आपका एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें डिफरेंट पिगमेंट्स को जो होता है सेपरेट करना होता है, इसकी पूरी ये वाली थ्योरी है, ये चीज़ आपने कर ली, ये नहीं करना। प्रोसीजर भी मेरे ख्याल से आपने सिर्फ पढ़ना है परफॉर्म करने के लिए, अगर तो करवा रहे हैं। बाकी ये कि थ्योरी हो गई, इसके अलावा जो उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन इस पेज पे है, ये जो भी छोटी सी ऑब्जर्वेशन है ये वाली चीज़ कर लिया आपने। और कैलकुलेशन में मेरे ख्याल से ये जो परफॉर्मेंस हो जाती है आपकी, जो स्ट्रिप आपने प्रिपेयर करनी होती है वही चीज़ आपको करनी होगी, और बाकी रिज़ल्ट या जो कंक्लूजन है वो आपको लिखना होगा। ठीक है, जब आप प्रोसीजर पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएगी। इस तरह से ये क्रोमेटोग्राफी की एक स्ट्रिप होती है, ठीक है, इस पर इस तरह से परफॉर्मेंस की जाती है। किस तरह से इसके जो एंड होते हैं वहाँ पे जो है वो 3 सेंटीमीटर के बाद नाप, मतलब उसको मेजर करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इस लाइन के सेंटर पे हम क्या करते हैं, आपको प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होता है, एक ग्रीन किसी भी प्लांट से लिया हुआ होता है सोल्यूशन, उसको वो ग्रीन सोल्यूशन होता है बेसिकली, उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, उसको जो है वो कैपिलरी ट्यूब से जो होता है उसके अंदर डिप करते हैं, उसके अंदर कैपिलरी एक्शन की वजह से फ्लूइड एंटर करता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, फिर वो उस कैपिलरी ट्यूब को हम डिप करते हैं। उसके बाद इस पेज पे ये जो लाइन ड्रॉ की हुई होती है इसके सेंटर पे एक हम पॉइंट बनाते हैं और यहाँ पे उसको बार बार जो होते हैं वो प्लेस करते रहते हैं, रिपीटेडली इसको यहाँ पे रखा जाता है सोल्यूशन को। एक दफ़ा रखेंगे तो लाइट हो जाएगा, उसको तब तक हमने रखना होता है जब तक कि ये सेंटर स्पॉट जो होता है बिल्कुल डार्क ग्रीन नहीं हो जाता। उसके बाद जो होता है उसको लेके इस तरह से एक आपको कंटेनर टाइप आपको दिया जाता है, उसके अंदर एक सोल्यूशन होता है, उसके अंदर इस तरह से रखना होता है कि बस जो इसकी एंड टिप है ये जो है वो सोल्यूशन के अंदर डिप हो, जिस पॉइंट पे आपने अपना सारा सोल्यूशन जो है लोड किया है, इस प्रोसेस को लोडिंग कहते हैं, जहाँ पे लोडिंग हुई है जो लोडिंग वाला पॉइंट है वो अबव दी सोल्यूशन इस तरह से प्लेस करेंगे। इसको हैंग करना होता है पेपर को कि बस टिप्स जो होती हैं वो डिप हो रही हैं सोल्यूशन के अंदर। खैर ये पूरा प्रोसीजर है। उसके बाद उसको छोड़ देते हैं 10-15 मिनट के लिए और फिर यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट पिगमेंट्स और डिफरेंट कलर्स होते हैं आपको नज़र आ रहे होते हैं। ये अगर परफॉर्मेंस करा रहे हैं तो ठीक है, नहीं करा रहे तो जो चीज़ें बताई हैं बस वही लिखनी होंगी याद करके आपको। ठीक है, तो यानी इसके अंदर जो है वो कोई भी डायग्राम नहीं बनानी, जो भी डायग्राम्स दी हुई हैं वो आपने नहीं बनानी होती। इसके बाद क्वेश्चन 2 के ऊपर आ जाते हैं। जो भी आपके पास स्पेसिमेन होते हैं वो आपको मेरे ख्याल से उसमें आइडेंटिफिकेशन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता हो कि जो चीज़ उन्होंने दी है वो क्या थी। ठीक है, वो क्या था कि वो नॉस्ट्रॉक है, वॉल्वक्स है, यीस्ट है, पेनिसिलिन है। वैसे पूछते भी अक्सर टेस्ट भी कर रहे होते हैं कि आपको पता चला नहीं पता चला कि आपने किस चीज़ की स्लाइड बनाई है। अब बाज़ ये होगा कि
आपको जो है वो बता भी देंगे कि क्या चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आइडेंटिफिकेशन के ऐसे कोई पॉइंट्स हैं नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही थी कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की स्लाइड बना रहे हैं। तो पूरी स्लाइड प्रिपरेशन होती है, प्रोसीजर आप जर्नल खोलेंगे उसमें प्रोसीजर लिखा हुआ मिल जाएगा किस तरह से बस स्पेसिमेन को लेते हैं, उसको रखते हैं सही से और उसको जो है वो कवर स्लिप से क्लोज़ कर दे, मतलब उसके ऊपर कवर स्लिप रख देते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, स्टेनिंग वगैरह अगर कहीं हैं तो करनी होती है। तो ये हो जाती है स्लाइड प्रिपरेशन परफॉर्मेंस, इसके पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा जो जब आप जर्नल खोल के देखेंगे तो आपको इस तरह से जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए मिल जाएंगे। तो इसमें से जो है आप 4 से 5 याद कर लें और यही जो है वो डिस्क्रिप्शन या कैरेक्टर जितना भी होता है आपको इन्हीं को जो है वो लिखना होता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आती है कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन लिखना, और इसकी जो लेबल डायग्राम बनवाते हैं वो आपने उसकी सबकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर नहीं बताए तो जाहिर सी बात है जितने भी वो हैं स्पेसिमेन उन सबकी प्रैक्टिस कर लें। बता रहे हैं तो फिर जो बताया है बस उसी की लेबल डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके 2 स्पॉट्स आ जाते हैं। बता चुकी हूँ पहला स्पॉट किससे होगा, दूसरा स्पॉट किससे होगा। बस आपने करना क्या होगा कि आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने आइडेंटिफाई किया कि वो क्या है। उसके बाद आपने क्या किया कि उसके कैरेक्टर्स लिखने हैं या फिर रीजन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखने हैं कि आपने उसको कैसे आइडेंटिफाई किया है, तो क्या लिखना है उसके अंदर या कैसे आइडेंटिफाई किया है। इस तरह से आपके पास जर्नल में जो है वो सबके कैरेक्टर्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। सारे जो भी स्पॉट्स है सबके कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे लिखे होते हैं। जितने भी आपको इजीली याद हो रहे हैं आप उतने याद करके लिख लें। लेकिन यही है कि कम से कम 4 से 5 तो आप याद करके जाएंगे, तो एट दी स्पॉट आपको 3 जो है वो उस वक्त लिखने के लिए याद आ रहे होंगे। तो ठीक है, तो स्पॉटिंग में क्या चीज़ें हो जाती हैं, आपने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर फनेरिया है तो आपने लिख दिया फनेरिया इज़ दी आइडेंटिफिकेशन, और ये इसकी जो कैरेक्टर्स हो गए या रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो गई, इसमें ये चीज़ आपने लिखनी होती है। इस तरह से आपके 2 स्पॉट रखे होंगे, ये आपने करना होगा। उसके बाद सिंपल आपका वाइवा है। जर्नल में पीछे प्रिंटेड जो आपके जर्नल होते हैं उसमें जो है वो सारे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हर मैं बता चुकी हूँ कि आपके पास वाइवा सारा गिवन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन इनफ होता है। इसी को कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, सही है। तो यहाँ पे आके जाती है फर्स्ट ईयर बॉटनी से रिलेटेड गाइड कंप्लीट। किसी को कोई भी मसला हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले अगर किसी को क्योंकि 2 ही थे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं इसको जो है वो आपको ब्रीफ कर देती हूँ। उसमें भी कुछ मुश्किल नहीं था। प्लाज्मोलाइसिस डी प्लाज्मोलाइसिस के अंदर यहाँ पे यही इसकी थ्योरी आ जाती है, आपने याद करके लिखनी होगी। उसके अलावा प्रोसीजर लिखना नहीं होगा, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो अगर परफॉर्मेंस हो रही है तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। वही होता है कि तीन स्लाइड्स आपको लेनी होती है, उसके अंदर डिफरेंट सोल्यूशन आपको दे देते हैं, उसको उसके ड्रॉप्स रखने होते हैं। फिर उस सोल्यूशन के पहले आप ड्रॉप रखेंगे, उसके बाद जो चीज़ जैसे अनियन है उसका कोई पीस है या जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं उसके पीस को जो है वो आपने स्लाइड के ऊपर सोल्यूशन के जो रखा है स्लाइड के ऊपर सोल्यूशन उस पर रखना होता है। कवर स्लिप से क्लोज कर देते हैं, कोई मुश्किल परफॉर्मेंस नहीं थी। और उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो आपको इस तरह से इसके सेल्स जो होते हैं वो श्रिंक हुए हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है प्लाज्मोलाइसिस। इस तरह से जो है वो आगे यहाँ पे प्रोसीजर पढ़ेंगे। इस तरह से डी प्लाज्मोलाइसिस होती है, इसकी डायग्राम नहीं बनानी होती, इसमें थ्योरी आ जाती है, यही आपकी ऑब्जर्वेशन आ जाती है। इसका बॉक्स पूरा आपने अच्छे से कर लेना है, और इसमें भी एज सच कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो डायग्राम भी इसकी नहीं है, वो जाहिर सी बात है उसको तो कैलकुलेशन में काउंट करेंगे नहीं। लास्ट चीज़ आ जाती है आपकी कंक्लूजन। तो इसके अंदर बस ये 3 चीज़ें करनी हुई, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। डायग्राम नहीं बनानी, इसमें जो डी प्लाज्मोलाइसिस की ऑब्जर्वेशन है वो भी करनी होगी ऑब्वियसली। तो ठीक है, यहाँ पे आके हो जाती है अब गाइड कंप्लीट। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू।